चंद्रो बस से उतरकर अपनी सहेलियों के साथ जैसे ही गांव की ओर चली, उसके कानों में गांव में हो रही किसी मुनादी की आवाज सुनाई पड़ी। गांव वालों, मेहरबानों, कदरदानों, सुन लो इस बार जब होगा मंगल, गांव के अखाड़े में होगा दंगल। बड़े बड़े पहलवानों की खुलेगी पोल, तभी तो बजा रहा हूं जोर से ढोल। देखते हैं कि मंगलवार को लल्लू पहलवान की चुनौती को कौन स्वीकार करता है। खुद पटका जाता है कि लल्लू को पटकनी देता है। मंगलवार शाम 4 बजे होगा अखाड़े में दंगल। देख चंद्रो, इस बार तो तेरा लल्लू गांव में ही अखाड़ा जमाने आ गया। एक सहेली बोली। धत, चल मैं तुझसे बात नहीं करती, चंद्रो ने कहा। अब तू हमसे क्यों बात करेगी चंद्रो, अब तो तू उसके ख्यालों में खो जाएगी, दूसरी सहेली बोली। चंद्रो ने शर्माकर दुपट्टे में अपना मुंह छिपा लिया। तब तक उसका घर भी आ चुका था। वह अपनी सहेलियों को छोड़ तेजी से घर के दरवाजे की ओर बढ़ गई। चंद्रो का पूरा नाम चंद्रवती था। वह कभी छुटपन में लल्लू की सहपाठी रही थी, तभी उनके बीच प्यार का बीज फूट गया था। चंद्रवती को चंद्रो नाम देने वाला भी लल्लू ही था। चंद्रवती को पढ़ने लिखने, गीत संगीत और डांस में ज्यादा दिलचस्पी थी। उसके अरमान बचपन से ही ऊंचे थे। लल्लू पहलवानी का शौक रखता था। पढ़ाई में उसकी इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी अखाड़े में जोर आजमाइश करने की। फिलहाल चंद्रवती हिंदी साहित्य में एमए कर रही थी। यह उसका एमए का आखिरी साल था। उसका कॉलेज गांव से 14-15 किलोमीटर दूर शहर में था। अपनी सहेलियों के साथ वह रोज ही बस से कॉलेज जाती थी। उसके माता पिता उसके लिए अच्छे वर्ग की तलाश कर रहे थे। लल्लू पहलवान को कुश्ती लड़ने का शौक ऐसा चढ़ा कि पढ़ाई बहुत पीछे छूट गई थी, लेकिन पहलवानी में उसने अपनी धाक जमा ली थी। 40-50 किलोमीटर दूर तक के गांवों में उसकी बराबरी का कोई पहलवान ना था। अब वो पेशेवर पहलवान बन चुका था और अच्छी कमाई कर रहा था। चंद्रवती रात भर लल्लू की यादों में खोई रही। वे बचपन की यादें और अब अलहड़ जवानी। चंद्रवती को लल्लू से मिले कई साल हो चुके थे, लेकिन उसका वह बचपन का मासूम चेहरा अभी भी आंखों में समाया हुआ था। मंगलवार को शाम 4 बजे तक अखाड़े में तिल धरने की भी जगह न बची थी। औरतों को बैठाने के लिए अखाड़ा समिति ने अलग से इंतजाम किया था। पहली कुश्ती मुश्किल से 5 मिनट चली। लल्लू ने कुछ देर तक तो पहलवान के साथ दांव पेच दिखाए, फिर उसे कंधे पर उठाकर अखाड़े का जो चक्कर लगाया तो तालियों की बरसात होने लगी। कुछ देर बाद 5 मुकाबले हुए। सबका हाल पहले पहलवानों जैसा ही हुआ। अब लल्लू के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। उसे सभी मुकाबलों में जीत मिलने का इनाम मिल चुका था। जब सब गांव वाले जाने लगे तो चंद्रवती की सहेलियां उसे लल्लू से मिलाने के लिए जबरन पकड़कर ले गई। लल्लू भीड़ से घिरा हुआ था, फिर भी सहेलियां चंद्रवती को लल्लू से मिलाने पर आमादा थी। और ये काम किया चंद्रवती की सहेली मधु के भाई माधवन ने। उसने लल्लू के कान में जाकर कहा, तुम्हारी कोई रिश्तेदार उधर खड़ी है, वह 1 मिनट के लिए तुमसे मिलना चाहती है। लल्लू उठकर गया तो वहां 5-6 लड़कियां खड़ी थी, लेकिन उनमें से उसे कोई भी अपनी रिश्तेदार नजर नहीं आई। उसने पूछा, कहां है मेरी रिश्तेदार? पहलवान जी, अपनी रिश्तेदार को भी नहीं पहचानते? बड़े पहलवान हो गए हो, इसलिए बचपन के रिश्ते को ही भूल गए? चंद्रवती की एक सहेली इंदु ने उलाहना देते हुए कहा। चंद्रवती का दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं लल्लू उसे भूल ही ना गया हो। तब मधु ने कहा, किसी चंद्रो को जानते हो तुम? कोई चंद्रो पढ़ती थी तुम्हारे साथ बचपन में? चंद्रो का नाम सुनते ही लल्लू का चेहरा खिल उठा। उसके मुंह से अनायास ही निकला,
अरे चंद्रो, हाँ हाँ, कहाँ है मेरी चंद्रो? ये सुनते ही चंद्रो शर्माकर अपने आप में सिमट गई। सहेलियां मुस्कुरा पड़ी और लल्लू भी अपने उतावलेपन पर शर्मिंदा हो गया। कुछ ही दिनों में चंद्रवती लल्लू के घर आंगन को महकाने के लिए आ गई। कुछ दिन तो लल्लू चंद्रवती के प्यार में ऐसा खोया रहा कि पहलवानी के सारे दांव पेंच ही भूल गया। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। उन दोनों की गृहस्थी बड़े आराम से पटरी पर चल रही थी। उन्हीं दिनों गांव में पंचायत चुनाव आ गए। लल्लू की राजनीति में कोई दिलचस्पी ना थी, लेकिन चंद्रवती को तो राजनीति विरासत में मिली थी। उसके दादा अपने गांव में कई साल प्रधान रहे थे। अब उसके चाचा राम सिंह अपने गांव के प्रधान थे। गांव वालों का लल्लू को प्रधान बनाने का इशारा था, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके गांव के प्रधान का पद औरत के लिए रिजर्व कर दिया। लल्लू को पूरा गांव अपने पक्ष में लग रहा था, इसलिए वो चाहकर भी मना ना कर पाया और उसने चंद्रवती को चुनावी मैदान में उतार दिया। चुनाव एक तरफा रहा और चंद्रवती मालनपुर की नई प्रधान बन गई। शुरू में प्रधान के सारे काम लल्लू ही देखता था, लेकिन किसी कागज पर दस्तखत करने हो या फिर ग्राम प्रधानों की बैठक में जाना हो, तब चंद्रवती का जाना जरूरी हो जाता था। चंद्रवती पढ़ी लिखी थी, अफसरों से बात करना ठीक से जानती थी। ग्राम प्रधान के अपने हकों को भी वह अच्छी तरह समझती थी। धीरे धीरे ग्राम प्रधानी का कामकाज उसके हाथों में आने लगा और लल्लू किनारे लगने लगा। अब चंद्रवती पराये मर्दों से शर्माती न थी। उसे कहीं अकेले जाना पड़ता तो वह लल्लू की बाट ना जोहती थी। किसी को चंद्रवती से मिलना होता तो वह सीधा मिलता। लल्लू सिर्फ दरबारी बनकर रह गया था। सिंहासन पर चंद्रवती बैठी थी। प्रधानों के संग में चंद्रवती जितनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी औरतें कम ही थी, इसलिए प्रधान संघ का सचिव पद पाने में वो कामयाब हो गई। चंद्रवती के अरमान अब आसमान छूने लगे थे। वह मर्दों की दुनिया में मुकाम हासिल करने के गुर सीखने लगी। लंगोट के कच्चे मर्द को एक ही मुस्कान से कैसे पस्त किया जा सकता है, यह वह अच्छी तरह जान गई थी। अब चंद्रवती हमेशा बड़े नेताओं और अफसरों से मेल जोल बढ़ाने के मौके तलाशने लगी। यह वह सीढ़ी थी जिस पर चढ़कर वो अपनी इच्छाओं के आसमान पर पहुंच सकती थी। एक बार प्रदेश सरकार का मंत्री भूरेलाल जिले के दौरे पर आया तो उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका दौरा मालनपुर में ही लगा दिया। चंद्रवती अपने दबदबे से मालनपुर में तरक्की के अनेक काम करवा चुकी थी, जिसे देखने के लिए मंत्री को ग्राम प्रधान से मिलने की इच्छा और बढ़ गई। चंद्रवती ने पहले से ही मंत्री के लिए नाश्ते का इंतजाम घर पर ही कर रखा था। भूरेलाल का स्वागत करने के लिए चंद्रवती सजी धजी दरवाजे पर ही खड़ी थी। वह खूबसूरती के भूखे इन मर्दों को अच्छी तरह से जानती थी। चंद्रवती के रूप को देखकर भूरेलाल की आंखें चौंधिया गई। चंद्रवती ने बैठक को भी ऐसा सजाया था कि भूरेलाल देखता ही रह गया। जब चंद्रवती भूरेलाल के सामने बैठी तो गांव की तरक्की के काम की बात को भूलकर उसकी खूबसूरती को देखने में मगन हो गया। जब चंद्रवती ने अपने सुकोमल हाथों से एक मुस्कान के साथ उसे चाय की प्याली पकड़ाई, तब जाकर भूरेलाल की नींद टूटी। भूरेलाल गांव का दौरा करके चला तो गया, पर उसका दिल मालनपुर में ही अटक कर रह गया। शाम को ही मंत्री भूरेलाल ने फोन करके चंद्रवती को उसकी अच्छी चाय के लिए धन्यवाद दिया। चंद्रवती जान गई थी कि तीर निशाने पर लगा है। उसने योजनाएं बनानी शुरू कर दी कि मंत्री भूरेलाल से क्या क्या काम करवाने हैं और आगे बढ़ने के लिए इस सीढ़ी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।
अब मालिनपुर गांव में तरक्की का जो भी छोटा बड़ा काम होता, उसका उद्घाटन भूरे लाल के हाथों ही होता। भूरे लाल चंद्रवती को पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करवाने के लिए बुलाने लगा। जल्दी ही भूरे लाल ने चंद्रवती की ताजपोशी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष पद पर करवा दी। फिर तो चंद्रवती को नीली बत्ती की गाड़ी भी मिल गई। औहदा बढ़ते ही चंद्रवती आजाद पक्षी की तरह हो गई। लल्लू पहलवान ने उसे घोंसले में ही कैद रखने के लिए उसके पर कतरने की काफी कोशिश की, लेकिन चंद्रवती के सामने उसकी अब बिसात ही क्या थी। एक दिन भूरे लाल ने मौका देखकर कहा, चंद्रवती जी, आप खूबसूरत होने के साथ साथ काबिल भी हो। कोशिश करो तो विधायक भी बन सकती हो। चंद्रवती ने इतराते हुए कहा, मंत्री जी, ऐसे दिन हमारे कहां। हम तुम्हारे साथ हैं ना, बस तुम्हें साथ देने की जरूरत है। भूरे लाल ने आखिरी शब्द चंद्रवती के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। चंद्रवती मंत्री भूरे लाल के एहसानों से इतना दब चकी थी कि वो कोई विरोध न कर सकी। सिर्फ अपना हाथ पीछे खींच लिया और भूरे लाल ने सक पकाते हुए कहा, चंद्रवती, देखो, राजनीति करने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। अब देखो, विधायक का टिकट पाना है तो अनेक नेताओं से मिलना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हें प्रदेश अध्यक्ष से मिलवाना चाहता हूं। उसके लिए तुम्हें लखनऊ तो चलना ही पड़ेगा। घर जाकर सोचना और हां और ना में जवाब देना, और हां और ना में जवाब देना। वैसे तो तुम समझदार हो। चंद्रवती इस हां और ना का मतलब अच्छी तरह समझती थी। घर पहुंचने पर वह कुछ दुविधा में थी। लल्लू से जब उसने लखनऊ जाकर प्रदेश अध्यक्ष से मिलने की बात कही, उसने कहा, चंद्रवती, धीरे धीरे चलो, तुम उड़ रही हो। हम जितना ऊंचा उड़ते हैं उतना नीचे भी गिरते हैं। लेकिन चंद्रवती को लल्लू की बात समझ नहीं आई। उसे लगा, पहलवानी करते करते लल्लू का दिमाग भी छोटा हो गया है। विधायक बनना है तो कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। चंद्रवती प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए लखनऊ जाने की तैयारी करने लगी। बुझे मन से लल्लू भी उसके साथ लखनऊ गया। भूरे लाल ने उनके ठहरने का इंतजाम पहले से ही एक होटल में कर दिया था। अगले दिन भूरे लाल चंद्रवती को लेने होटल गया। चंद्रवती उसके साथ कार में बैठकर प्रदेश अध्यक्ष से मिलने चली गई। लल्लू को यह बात नागवार गुजरी। प्रदेश अध्यक्ष भी चंद्रवती की खूबसूरती निहारते रह गया। मंत्री भूरे लाल ने चंद्रवती की तारीफ के पुल बांध दिए। प्रदेश अध्यक्ष ने चंद्रवती को विधायक का टिकट देने के लिए विचार करने का आश्वासन दिया। चंद्रवती को लगा जैसे उसे विधायकी का टिकट मिल ही गया। इसके बाद तो चंद्रवती पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के घर और दफ्तर के चक्कर काटने में मशगूल हो गई। मंत्री भूरे लाल ने उसे बता दिया था कि जितने नेता और मंत्री उसके टिकट की सिफारिश करेंगे, उसका टिकट उतना ही पक्का। अब चंद्रवती अपना ज्यादा समय लखनऊ में बिताने लगी थी। उसे लल्लू की अब कोई चिंता नहीं थी। लल्लू भी इस बात को अच्छी तरह समझ चुका था कि चिड़िया अब उसके हाथ से निकल चुकी है। भूरे लाल राजनीति का तो मंझा हुआ खिलाड़ी था ही, इश्क मिजाजी का भी वो शौकीन था। वो जानता था कि चंद्रवती उसके जाल में फंस चुकी है। उसने खादी के विदेशों में प्रचार और प्रसार के लिए यूरोपीय देशों का 20 दिन का टूर बनाया और चंद्रवती का नाम भी टूर में जाने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल कर दिया। लल्लू के विरोध के बावजूद चंद्रवती भूरे लाल के साथ टूर पर गई।
चंद्रवती को लगता था कि भूरे लाल ही वो सहारा और सीढ़ी है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा। यूरोप के 20 दिन के टूर में चंद्रवती ने अपना सब कुछ भूरे लाल को सौंप दिया। इधर लल्लू इतना दुखी हो चुका था कि वो चंद्रवती से तलाक लेने के अलावा उसे कोई और रास्ता सूझता ही ना था। उसने तलाकनामा के लिए वकील से कागजात तैयार करवा लिए। चंद्रवती इसके लिए खुशी से तैयार थी। ना उसे अब गांव पसंद था, ना लल्लू। चंद्रवती भूरेलाल के जरिए मंत्रियों से मिली। अब उसकी पाव बारां थी। सुबह से शाम तक ना जाने कितने लोग उसे सैल्यूट मारते। एक फोन पर वह मंत्रियों और अफसरों से लोगों के काम करवाती। ऐसा लगता जैसे चंद्रवती प्रदेश में अलग सरकार चला रही हो। लेकिन राजनीति में किसका सूरज कब उग जाए और कब डूब जाए कौन कह सकता है। चंद्रवती की हनक देख कई लोग उसके विरोधी हो गए। वो चंद्रवती को फंसाने की ताक में लग गए। मीडिया भी उसकी इस हनक से हैरान था। एक दिन चंद्रवती और भूरेलाल की जरा सी लापरवाही से उनके अतरंग संबंधों की तस्वीरें विरोधियों के हाथ में पड़ गई। फिर मीडिया तक जाने में इसे कितनी देर लगती। अगले ही दिन 2 काम हो गए। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष पद से चंद्रवती को बर्खास्त कर दिया गया। कहां तो वो विधायक बनने का सपना देख रही थी। प्रदेश अध्यक्ष ने उसकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी रद्द कर दी। मंत्रियों, नेताओं, अफसरों ने उसका मोबाइल नंबर तक अपने मोबाइलों से निकाल दिया। भूरेलाल के मंत्री पद पर बनाई तो उसने चंद्रवती से अपने संबंधों को विरोधियों की साजिश और मीडिया के गंदे मन की उपज बताया। उसने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि वह चंद्रवती को केवल एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जानता है। उससे ज्यादा उसका चंद्रवती से कोई लेना देना नहीं है। चंद्रवती ने इतने दिनों में जो बेनामी दौलत कमाई थी उससे उसने लखनऊ में एक बंगला तो खरीद लिया था। लेकिन राजनीतिक रुतबा खत्म होते ही उसकी सारी शानो शौकत पर रोक लग गई। अब उसका दरबार सूना हो चुका था। जल्दी ही चंद्रवती को अर्श से फर्श पर गिरने का एहसास हो गया। इस बेकदरी और अकेलेपन के चलते वो तनाव का शिकार हो गई। नींद की गोलियां उसका सहारा बनी। भूरेलाल उसके फोन को उठाता तक न था। तब एक दिन उससे मिलने वो उसके दफ्तर पहुंच गई। अर्दली ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मैडम मैडम ही कहता रह गया और चंद्रवती उसके दफ्तर के अंदर पहुंच गई। उसके वहां पहुंचते ही भूरेलाल उस पर बिफर पड़ा। तेरी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? भूरेलाल, मैंने तुझ पर अपना सब कुछ लुटा दिया और अब कहता है मेरी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? बकवास बंद कर। जो औरत अपने आदमी को छोड़कर दूसरों के साथ हम बिस्तर हो वह किसी की नहीं होती, और जो मर्द अपनी औरत को छोड़ दूसरी औरतों के साथ गुलछर्रे उड़ाए वो किसका होता है? 2 कौड़ी की औरत जबान चलाती है। गार्ड, बाहर निकालो इसे। इससे पहले कि गार्ड चंद्रवती को बाहर निकालता, चंद्रवती ने पैर में से चप्पल निकाली और भूरेलाल के सिर पर दे मारी। भूरेलाल के गाल पर इतनी चप्पलें पड़ी कि उसका चेहरा लाल हो गया। उसका कान और होंठ फट गया। नाक से भी खून बहने लगा। जब तक गार्ड और दूसरे लोग चंद्रवती को रोकते, भूरेलाल की काफी फजीहत हो चुकी थी। भूरेलाल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अय्याशी का नतीजा इतना खतरनाक होगा। मामले को दबाए रखने के लिए पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई। कुछ दिन बाद खबर आई कि चंद्रवती की उसके घर पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजी गई, लेकिन उसकी मौत में नींद की दवाओं का ज्यादा सेवन करना बताया गया। जब चंद्रवती का दाह संस्कार किया जा रहा था, तब लल्लू को
उसकी लाश से अरमानों का धुआं उड़ता हुआ साफ नजर आ रहा था। तब लल्लू को उसकी लाश से अरमानों का धुआं साफ उड़ता हुआ नजर आ रहा था। तब लल्लू को उसकी लाश से अरमानों का धुआं उड़ता हुआ साफ नजर आ रहा था।